कभी सोचा है कि लाखों लोग एक साथ मिलकर एक पूरे साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकते हैं? आइए इस सफर में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इसी कहानी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे पहले वर्ल्ड वॉर से और देखेंगे कि कैसे आज़ादी के लिए एक सोच बनाने की कोशिश हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? भारत से नहीं, बल्कि यूरोप के जंग के मैदानों से, पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब सवाल ये है कि इतनी दूर हो रही लड़ाई ने भारत में असंतोष के बीज कैसे बो दिए? चलिए देखते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी आइडिया को समझना होगा, और वो है राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये अपने देश के लिए प्यार और जुड़ाव की एक भावना है। एक ऐसी साझा पहचान जो लोगों को एक साथ ले आती है, जैसे हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रगान। लड़ाई तो हजारों मील दूर यूरोप में चल रही थी, लेकिन उसकी कीमत चुका रहा था भारत। क्योंकि भारत उस वक्त एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो सारा बोझ यहीं डाला गया। टैक्स बढ़ा दिए गए, चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे, और तो और गांव से लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। सोचिए, इस तबाही ने चारों तरफ कितना दुख और गुस्सा भर दिया होगा। तो जब चारों तरफ ऐसी निराशा और उथल-पुथल मची हुई थी, तब एक नए नेता का आगमन हुआ। एक ऐसा नेता जिसके पास विरोध करने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। साउथ अफ्रीका में सालों तक नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के बाद महात्मा गांधी अपनी मातृभूमि भारत लौटे, और वो अपने साथ एक ऐसा अनोखा विचार लेकर आए जो भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने अपने इस तरीके को नाम दिया सत्याग्रह। अब देखिए, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ चुपचाप सब कुछ सह लेना नहीं था। नहीं, ये तो सच्चाई और इंसाफ के लिए एक बहुत ही एक्टिव लेकिन शांतिपूर्ण संघर्ष था। जरा सोचिए, आपके सामने कोई गलत कानून है और आप हथियार उठाने के बजाय बस उसे मानने से इनकार कर देते हैं शांति से, और जो भी नतीजा हो उसे भुगतने को तैयार रहते हैं। बस यही थी सत्याग्रह की असली ताकत। और गांधी जी ने अपने इस तरीके को पहले छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों में आजमाया, और जानते क्या हुआ? ये काम कर गया। इन शुरुआती जीतों ने ये दिखा दिया कि सत्याग्रह में कितनी ताकत है, और यहीं से आज़ादी के आंदोलन को एक नई रफ्तार मिली। लेकिन ये जो स्थानीय सफलताएं थी ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब वक्त था एक बड़े मुकाबले का। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन छोटी छोटी जीतों ने एक ऐसे देशव्यापी टकराव की जमीन तैयार की जो ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी जड़ों तक हिला देने वाला था। आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा था, उससे अंग्रेज सरकार सच में घबरा गई थी। तो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दमनकारी कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून ने उन्हें किसी भी तरह के विरोध को कुचलने की, कह सकते हैं कि एक तरह से खुली छूट दे दी। गांधी जी ने इस नाइंसाफी भरे कानून के खिलाफ एक देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया, और हुआ भी वही। पूरे देश में लोगों ने रैलियां निकाली, हड़तालें की, अपनी दुकानें बंद कर दी। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुटता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जवाब बहुत ही बेरहमी से दिया, और इसका नतीजा हुआ जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, और आज़ादी की जो आग थी उससे और भी ज्यादा भड़का दिया। इस बड़ी त्रासदी के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि अब एकता की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने का एक मौका देखा, और यहीं से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। उनके नेतृत्व में ये पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में फैला। लेकिन फिर एक घटना में हिंसा हो गई, और असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। अब आज़ादी का संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं था। अब जरूरत थी चुनौती देने के एक नए और ज्यादा सीधे तरीके की। और यहीं पर रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, पहले असहयोग आंदोलन में बात थी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की, लेकिन अब सविनय अवज्ञा में बात सिर्फ सहयोग न करने की नहीं थी, बल्कि अब अन्याय से भरे कानूनों को खुलेआम जानबूझकर तोड़ने की थी। तो इस नए दौर की शुरुआत के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही साधारण सी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली चीज को चुना, नमक। अब कोई सोचेगा, नमक ही क्यों?
क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर की जरूरत थी, अमीर हो या गरीब। और अंग्रेजों ने इस पर भी भारी टैक्स लगा रखा था। तो ये नमक ब्रिटिश दमन का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिससे हर हिंदुस्तानी सीधा जुड़ सकता था। 240 किलोमीटर, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये उस अविश्वसनीय सफर की लंबाई है जो गांधी जी और उनके 78 साथियों ने पैदल तय किया था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के समुद्री तट तक। और उनके हर एक कदम के साथ एक पूरा राष्ट्र जाग रहा था। और फिर बस एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने कानून तोड़ दिया। अवज्ञा के इस एक छोटे से काम ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। हर तरफ लोग नमक बनाने लगे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे, टैक्स देने से मना करने लगे। ये सविनय अवज्ञा का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन फैलता गया, एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होने लगा, आज़ादी। ये शब्द सुनने में जितना शक्तिशाली है, क्या इसका मतलब हर किसी के लिए एक ही था? ये बहुत दिलचस्प है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग उम्मीदों के साथ इस आंदोलन से जुड़े थे। जैसे अमीर किसानों के लिए आज़ादी का मतलब था ज्यादा लगान से छुटकारा, तो वहीं जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था बेहतर तनख्वाह और काम करने के अच्छे हालात। इस आंदोलन के सामने अंदरूनी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। दलितों और मुसलमानों जैसे कई समुदायों को लग रहा था कि उनके मुद्दे कांग्रेस के एजेंडे में शामिल नहीं हैं। उन्हें डर था कि आज़ाद भारत में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे भी या नहीं। और ये जो तनाव थे, इन्होंने आगे चलकर भारत के भविष्य को एक नया आकार दिया। गांधी जी इस चुनौती को अच्छी तरह से समझते थे। उनका मानना था कि भारत के लिए सच्ची आज़ादी तब तक नामुमकिन है जब तक समाज में सुधार न हो। उनका साफ कहना था कि अगर हम अस्पृश्यता जैसे पाप को खत्म नहीं कर पाए तो जीते हुए स्वराज का भी कोई मतलब नहीं होगा। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक राष्ट्र में इतनी अलग अलग आवाज़ें हों, तो उन सबके लिए एक साझा आज़ादी का रास्ता कैसे खोजा जाता है? भारत की आज़ादी का संघर्ष सिर्फ एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। ये तो भारत के अंदर ही एक जटिल बातचीत थी, ये तय करने के लिए कि उस आज़ादी का असल मतलब क्या होगा। एक ऐसा सवाल जिससे भारत आज भी कहीं न कहीं जूझ रहा है।